हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वाणिज्यिक क्रांति। इससे पहले जो है चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं और इसकी भी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये रहेगा पार्ट 1 जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और जो पार्ट 2 है आपको शाम या रात तक मिल जाएगा। तो आज इस चैप्टर को हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक है। और एज ए रिवीज़न आप जो है इसको ले सकते हैं, या अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को तो आप जो है अच्छे से इन दोनों वीडियोस को देखना। तो मैं कहती हूँ कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वैसे ही आपने उसको पढ़ना है और अपना जो है मार्कर लें या कुछ लें और उसको हाईलाइट करें, और एग्ज़ाम में जो है उसी पॉइंट्स पे आप जो है फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, वाणिज्यिक क्रांति। देखिए, क्रांति जो हुई है वो हुई है वाणिज्यिक हुई है, यानी कि पैसों की यहाँ पूरे चैप्टर में बात होगी। और किस तरह हुई है, क्या इसकी बैकग्राउंड रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या क्या हुआ है चलिए देखते हैं। देखिए, कोलंबस, आप सबको पता है कि कोलंबस ने जो है खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी 1492 में की थी। और वास्को डी गामा ने इसी समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, ठीक है। और इसी के बाद जो है यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है आपको परिवर्तन दिखने शुरू हो गए थे। क्योंकि पहले ऐसा क्या होता था कि अगर आपको एशिया से सामान लाना पड़ता था ना, तो बीच में जो अरब व्यापारी है ना, तो वो एज ए ना बिचौलिए काम करते थे। एज ए कहानी आप इसको समझिएगा सभी। जैसे हमने एशिया से सामान लेना होता था, तो जो अरब व्यापारी थी जो है ना, इसमें बिचौलिए का काम करते थे और यूरोपियों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने जैसे भौगोलिक खोजें करी और समुद्री मार्ग की खोज करी, तो लोगों का काम जो था, यूरोपीय व्यापारियों का जो काम था वो बिल्कुल आसान हो गया। अब उन्हें किसी की ज़्यादा नीड नहीं थी और उन्होंने इतना व्यापार को बढ़ा दिया, ठीक है। और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे ना पार्ट 2 में, तो उनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो गया था, तो वो लास्ट में जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही है कि व्यापार कैसे बढ़ाया गया और व्यापार के तरीके कैसे थे, कैसे सोना चांदी आया, कैसे उन्होंने मतलब अपने उपनिवेश स्थापित किए, भौगोलिक खोजों का इसमें क्या मतलब रोल रहा। तो पूरे चैप्टर में यही है, आसान सा चैप्टर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, एशियाई सामान के लिए जो यूरोपीय व्यापारी थे वो अरब व्यापारियों पर जो निर्भरता थी उनकी बिल्कुल अंत हो गया था, क्योंकि अरब व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे और ये डायरेक्ट सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम ही डायरेक्ट समुद्री मार्ग की खोज कर लें और डायरेक्ट ही हम जो है आयात निर्यात करें। समझ गए होंगे आप, क्योंकि अब वे समुद्री मार्ग द्वारा जो एशिया देशों के साथ वो सीधा व्यापार बिल्कुल करने लगे थे जो यूरोप के व्यापारी थे। और जो मेन इसमें महत्वपूर्ण जिसने भूमिका निभाई है वो निभाई है भौगोलिक खोजों ने। उन्होंने क्या किया था कि ये परिणाम निकला कि जो भूमध्य सागर का व्यापारिक महत्व बिल्कुल घट चुका था, क्योंकि यूरोपीय व्यापार पर अब इटली के जो नगर राज्य थे ये आपने याद रखने हैं, वेनिस हो गया, जेनेवा हो गया, ये सभी क्या थे, ये नगर राज्य थे और इनका एकाधिकार भी बिल्कुल टूट चुका था। अब पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, पुर्तगाल था, स्पेन था, हॉलैंड था, फ्रांस था, इंग्लैंड, ये जो सभी थे ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये 5 जो हैं ऐसे देश थे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, क्योंकि भूमध्य सागर पर इनका जो व्यापारिक महत्व बिल्कुल घट चुका था। किस कारण? भौगोलिक खोजों से। बिचौलिए कौन थे भाई? अरब व्यापारी थे। तो ये था, व्यापार के क्षेत्र में इतने इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे ना, तो हमने इसको एक संज्ञा दे दी, जिससे हम वाणिज्यिक क्रांति की इनको संज्ञा दी गई। इस अध्याय में आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि वाणिज्यिक क्रांति होता क्या है। चलिए, वाणिज्यिक क्रांति का अभिप्राय देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी का जैसे ही अंत हुआ, तो यूरोप में, पश्चिमी यूरोप की बात हो रही है, ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा विकसित था 15वीं शताब्दी के अंत में, याद रखेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बदलाव शुरू हुए, तो भौगोलिक खोजें आई, उन्होंने यूरोप में जो है क्रांति ला दी, आगे विकास को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया। 16वीं शताब्दी तक आते आते जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र थे उनका बिल्कुल आर्थिक पतन होने लग गया था। और साथ ही यूरोप का, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, साथ ही यूरोप का जो आर्थिक संतुलन
अटलांटिक तटीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जो था ट्रांसफर होने लग गया था। यानी कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र था जिसपे अरब व्यापारी थे उनका जो ट्रांसफर है इस जगह होने लग गया था। आर्थिक संतुलन जो उनका था अटलांटिक तटीय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जो है ये था आपका ट्रांसफर होने लग गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आर्थिक संतुलन में बदलाव तो होगा ही कि पहले आप इस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे हो और अब इस क्षेत्र में हो रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि परिवर्तन तो होंगे ही होंगे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि क्षेत्रीयवाद का अंत होने लग गया था, क्योंकि एक यही क्षेत्र था जो इतना ब्रॉड नहीं था, मतलब जो अटलांटिक क्षेत्र था बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। तो क्षेत्रीयवाद का यहाँ पर अंत होने लगा और यूरोप में अंतर्क्षेत्रीय यानी कि आप बाहर जाके भी जो है व्यापार को अपने विकसित कर सकते हो, और जो समुद्र पारी व्यापार था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय देशों ने क्या किया, जो अमेरिका और एशिया में जो उपनिवेश थे ना वहाँ पर उन्होंने अपनी स्थापना कर ली। और इससे क्या उनको फ़ायदा हुआ अमेरिका और एशिया में करने से, क्योंकि एशियाई तो सामान लाते थे ना, तो विशेष तौर पर जो दक्षिण अमेरिका में जो सोने चांदी की जो आमद होने लगी, मतलब भरपूर सोना चांदी वहाँ पर उत्पन्न होने लग गया। और क्या इसमें परिवर्तन दिखाई दे, ये ऐसा करने के बाद जब अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार जो है विकसित हो गया, और क्या हुआ, इनको और चीज़ें भी मिली, जैसे पूर्व से नील मिला, चीन से इनको चीनी मिट्टी के बर्तन मिले, सुदूर पूर्व से चीन जापान हो गया, निकट पूर्व से एशिया माइनर, चाय व कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो है ना, जो आपका पूर्व एशिया माइनर है उससे तो चाय कॉफ़ी होने लग गया था, ठीक है, पूर्व से नील होने लग गया था, चीन से आपके चीनी मिट्टी के बर्तन मिलने लग गए थे, इन सब का क्या होने लगा, आयात होने लग गया था। समझ रहे हैं आप? इस बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों से क्या हुआ, यूरोप में बाजारों का प्रसार होने लगा, एक ब्रॉड बन गया। कहाँ वो क्षेत्रीयवाद था, अब वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार बढ़ गया। देखो कितने कितने जनों से उनका संपर्क बढ़ चुका था, और नए प्रकार के जो वाणिज्यिक संगठन बनने लगे। अब इतनी इतनी चीज़ें आप किसी दूसरे देश से ला रहे हो तो कोई ना कोई तो संगठन होगा ही ना, तो वो भी हुआ, विनिमय के तरीके भी बदले, आदान प्रदान बदला, आयात निर्यात बदला। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद जब 16वीं से 17वीं शताब्दी आती है, उसमें यूरोप के व्यापार में, उसके अंततंत्र में, इसके व्यावसायिक संगठनों में आपको बहुत ज़्यादा जो है चेंज दिखना शुरू हो गया। और ये धीरे धीरे जो परिवर्तन बढ़ा वो बढ़ा, आपको ये सन याद रखना है 1550 से लेके 1700 तक। इसमें आपको नीदरलैंड में और इंग्लैंड में ये बहुत ज़्यादा जो है घटित हो रहा था ये परिवर्तन। और इन सारे परिवर्तनों को जो है सामूहिक तौर पर कुछ इतिहासकारों ने वाणिज्य क्रांति के नाम से पुकारा है। उम्मीद है आप वाणिज्य क्रांति का मतलब समझ गए होंगे। अब जानते हैं इनके कारण क्या क्या थे, कि ऐसा क्या हुआ कि वाणिज्य क्रांति उत्पन्न हुई। कारण बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे, आपको अभी भी पता लग चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं, पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया, निरकुंश राज्यों का उत्कर्ष हो गया, सामंतवाद का पतन शुरू हो गया, नगरों का भी उदय शुरू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होने लग गई, भौगोलिक खोजें आ गई। तो इन सब चीज़ों ने ना बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, कैसे हुआ, आप सबको पता है कि सामंतवाद का बोलबाला था, आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो सामंत अर्थव्यवस्था जो थी ये बिल्कुल भूमि और कृषि से जुड़ी हुई थी, मतलब कि इतना ब्रॉड नहीं था। ठीक है, आपसी संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता था आपसी सामंतों में। लेकिन उत्तर मध्यकाल में आकर धीरे धीरे जो है ना नगर विकसित होने लगे थे, नगर उत्पन्न होने लगे थे, लोगों को अपने बारे में पता लगने लग गया था। मेन जो थे ना वो हो गए थे आपके मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग इसमें जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा उदय होने लग गए थे। अगर नगर उत्पन्न हो गए हैं, कहाँ आप कृषि पर निर्भर कर रहे हो और कहाँ आपके व्यापार और व्यवसाय आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ब्रॉड माइंडेड हो चुका है। ठीक है, और निरकुंश शासकों के जो अधीन है राष्ट्रीय राज्यों का भी उदय शुरू हो गया। और इन शासकों ने क्या किया, सामंतों को कमजोर कर दिया, और इससे क्या कर दिया, फिर देश का एकीकरण कर दिया इन निरकुंश शासकों ने, और अराजकता और स्थानीयता का अंत हो गया। ठीक है, अब ये जो शासक थे ये कैसे थे, जो आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी राष्ट्रीय नीतियां थी ना, जो ये नीतियां बनाते थे आर्थिक क्षेत्र में, जो मेनली बनाते थे, उनको ये राजकीय संरक्षण इन्होंने प्रदान कर दिया। चाहे व्यापार है, चाहे उद्योग है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में कितनी भी नीतियां हैं, ये निरकुंश शासक जो थे काम के निकले। सामंत का जो है पतन शुरू हो गया था। समझ गए? चलिए, पुनर्जागरण कैसे, आपने पुनर्जागरण का भी चैप्टर पढ़ लिया है। वाणिज्य और व्यापार के उदय के विकास के लिए बिल्कुल एक वैचारिक आधार दिया है, क्योंकि जो कह सकते हो कि मध्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा था धर्म का। ठीक है, और जिसमें मनुष्य के परलौकिक जीवन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। ठीक है, और
पुनर्जागरण ने क्या किया है, दोबारा से जागो, धर्म के प्रभाव को किया कम, बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति को जगाया कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करो। और पुनर्जागरण ने मेनली काम क्या किया है, मानववाद, प्रयोगवाद, तर्क बुद्धि बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जब मानव के पास इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अपना दिमाग तो कहीं ना कहीं लगाएगा वो। ठीक है, सुख सुविधाएं भी के बारे में सोचेगा, पारलौकिक जीवन के बारे में नहीं सोचेगा। जब मानव के पास ये तीनों चीज़ें हैं तो सुख सुविधाओं की ओर बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी तो भौतिक समृद्धि होगी, भौतिक समृद्धि बढ़ेगी तो भौतिक विकास होगा, फिर साथ साथ आपका विज्ञान का भी विकास होगा। तो इस विज्ञान के विकास ने भी, तर्क बुद्धि ने भी धर्म के प्रभाव को कम कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल सच्ची बात है। पुनर्जागरण ने भी बहुत जो है सहयोग किया। फिर भौगोलिक खोजें, जो हमारा मेन टाइटल ही है कि इतना बड़ा विशाल जो चेंजेस दिखा है तो यही दिखा है, ये मेन आपने ध्यान रखना है। तो पुनर्जागरण यूरोपीय लोगों से साहस, जोश और उमंग का जो है संचार किया था, बिल्कुल किया है। विज्ञान के विकास से भी जो पृथ्वी और ब्रह्मांड है संबंधी ज्ञान भी विकसित हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस से के आविष्कार से जो है मानचित्रों में बहुत ज़्यादा काफ़ी आपको सुधार दिया है, कहीं भी पहुंच जाते थे। जब आपके सामने मानचित्र नहीं है, अब जैसे तो अब गूगल मैप आ गए, तो पहले तो मानचित्र होते थे ना, तो मानचित्र नहीं होते तो वो कहीं भी पहुंच जाते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से जैसे अब मानचित्रों में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, जैसे हल्के और मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण हुआ, ये हवा का जो करके लंबी यात्रा भी इससे कर सकते थे। ठीक है, एक कंपास का नाम है मैरिनार। क्या नाम है, मैरिनार। तो मैरिनार कंपास का भी ज्ञान जो है यूरोप को ठीक इसी समय में हुआ था। और यूरोप के शासक भी जो थे जहाजरानी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, भूगोल एक था शासक पुर्तगाल का जिसका नाम था हेनरी। क्या नाम है, हेनरी। इस हेनरी को आप कहते हो नेविगेटर के नाम से इसको जानते हो। इसी की प्रेरणा से 1847 में, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका, 1847 में बार्थो, ये डियाज ये कर लेना, बार्थो बार्थो याद कर लेना, ये आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा था 1847 में। ठीक है, इसी की प्रेरणा से, हेनरी की प्रेरणा से। ठीक है, फिर इसके बाद 1498 में कौन आया भाई, वास्को डी गामा, आप सबको पता है, कालीकट पहुंचा था। और स्पेन का एक शासक था, उसकी प्रेरणा से कोलंबस ने क्या किया था, अटलांटिक महासागर से अमेरिका पहुंचा था। कब, 1492 में। ये 1498 में, ये 1492 में। एक इंग्लैंड का शासक और था जिसका नाम है हेनरी अष्टम। इसने क्या किया था, इसके सहयोग से जो इटली, जो आपका इटली है ना, इटली निवासी जॉन कैबेट, नाम ध्यान रखेंगे, जॉन कैबेट। तो जॉन कैबेट ने क्या की थी, कैसे कैबेट, कैसे कनाडा, इसने कनाडा की खोज की थी। और एक ही स्पेन का शासक इसकी आर्थिक मदद से, जो पुर्तगाली नाविक था मैंगलीन, नाम ध्यान रखेंगे भाई सभी, मैंगलीन। इसने क्या किया है, इसने 1519 में जो है अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, इसका चक्कर लगाया था। ठीक है, और प्रशांत सागर से ये फिलिप्स द्वीप पर पहुंचा था, मैंगलीन फिलिप्स। ठीक है, ये पहुंचा था। उसके बाद 1522 में, ये 1519 में चक्कर लगाया है, इसके बाद 1522 में जाके विश्व का चक्कर लगाकर ये स्पेन पहुंचा था। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगलीन, ध्यान रखेंगे। और जल मार्गों ने, भौगोलिक खोजों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को बदल दिया है, बिल्कुल बदला है, आप देख रहे हो इतना इतना बदलाव दिख रहा है। और इटली के जो वेनिस हैं और जेनेवा जैसे नगरों में जो व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल समाप्त हो गया था, और जो अटलांटिक सागर तट के बंदरगाहों का बिल्कुल महत्व बढ़ चुका था। और कौन कौन से जो देश थे आगे निकल गए थे, स्पेन निकल गया था, पुर्तगाल भी निकल गया था, फ्रांस, इंग्लैंड, इस सभी जो देश हैं आगे निकल चुके थे। ठीक है, सोना चांदी बड़ा पैमाने पर आने लग गया था। अमेरिका महाद्वीपों से जो थे देशों में बहुत पैमाने पर, बहुत अच्छे पैमाने पर सोना चांदी जो है आने लग गए थे। धर्म सुधार आंदोलन ने भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया। कैसे, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन से चर्च में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था, जो पोप था वो सर्वोच्च हो रहा था, उसके प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा हास किया है। राष्ट्रीय चर्चों की भी इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, और जो प्रोटेस्ट मत थे उन्होंने मध्यम वर्ग की स्वतंत्रता और सफलता में योगदान दिया। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ाया है सब। और इस मत ने जो है उचित मूल्य और ऋण पर ब्याज को भी स्वीकृति दी है। जो इस जो पीछे के चैप्टर करवाए हैं उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो धातु, मुद्रा और बैंक प्रणाली ने भी जो है बहुत ज़्यादा विकास किया है, क्योंकि मध्यकाल में वस्तु विनिमय, इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, यानी कि आप वस्तु दे रहे हैं और उसके बदले में आपको वस्तु मिल रही है, जो चीज़ चाहिए। तो प्रचलन बहुत ज़्यादा था। सिक्कों का प्रयोग बहुत कम था मध्यकाल में।
जैसे जैसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, वाणिज्य व्यवहार का जो है प्रसार होना शुरू हो गया, और इन शासकों ने क्या किया, सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। ठीक है। और महारानी एलिजाबेथ नाम ज़रूर सुना होगा आपने, इसने बहुत बड़े पैमाने पर जो बहुत ज़्यादा मुद्रा प्रणाली में सुधार किया था। और 16वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के कई जगह जो है सोना चांदी यूरोप में आने लग गए थे, और यूरोप के विभिन्न देशों की सरकारों ने जो है क्या करी थी, धातु की मुद्रा जारी की थी। ध्यान रखना है आपने, धातु की मुद्रा। और रूस और स्वीडन में जो देशों ने तो तांबे के सिक्के चलाए थे और चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन से देश ने कौन से सिक्के चलाए थे, यानी कि रूस और स्वीडन ने चलाए थे तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के, फ्रांस और इंग्लैंड वालों ने चलाए थे सोने चांदी के सिक्के। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद व्यापारियों में जो था लेन देन बढ़ने लग गया और धीरे धीरे बैंक भी स्थापित हो गए। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी एक मेन कारण था। जैसे मान लो कि अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक हमें श्रम मिलेगा, अधिक श्रम हुआ तो मजदूरी हमें सस्ती मिलेगी। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, यही है। और कुछ ऐसे वाणिज्यिक विचारक भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, उनकी बुक, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे थॉमस मून, सर थॉमस मून। ये कौन थे, ये इंग्लैंड के प्रमुख लेखक थे और एक व्यापारी भी थे, और इनको हम और क्या कहते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर भी रहे हैं। और इन्होंने इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, ये आप हिंदी में मत लिखिएगा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, इसमें इन्होंने ये बुक लिखी है। किसने लिखी है, थॉमस मून ने लिखी है। और ये जो बुक है इनकी 1664 में जो प्रकाशित हुई है, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक बुक इनकी और भी है, वाणिज्यवाद की गीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है, और इसमें क्या कहा गया है कि आपने कम से कम तो आयात करना है, निर्यात बहुत ज़्यादा करना है। तो ये थॉमस मून कहते हैं, और थॉमस मून ने ही अनुकूल व्यापार संतुलन की भी बात की है, बहुत इन्होंने बल दिया है। आयात पर इन्होंने बहुत अधिक कर लगाया है, और निर्यात पर कम कर करने की जो है इन्होंने एक पहल की थी। ठीक है, एक और नाम है सैरा करके भाई याद कर लेना, एंटोनियो सैरा। इन्होंने वाणिज्यवाद पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। इन्होंने ये बोला है कि अगर कृषि में अगर अनिश्चितता हो गई है मौसम की, तो कैसे आप उससे लाभ कमा सकते हो, तो कृषि को छोड़ो, आप जो है उद्योगों में वृद्धि करो। ठीक है, तो कृषि में मौसम की अनिश्चितता के कारण भी लाभ भी अनिश्चित होता है, बिल्कुल है। तो उद्योगों ने भी वृद्धि का नियम दिया है, और उद्योगों की वृद्धि से ही नीति पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये सैरा कर रहा है, वो तो उद्योग में सैर कर रहा है, तो सैरा की ये स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको दो पढ़ा दिए मैंने। नेक्स्ट है आपका वाणिज्य क्रांति का प्रसार, कैसे कैसे प्रसार हुआ इस चीज़ का, तो वो देखते हैं। यूरोप में जो है आपके स्थानीयता का अंत हो रहा था, क्योंकि क्षेत्रवाद था, एक क्षेत्र बटा हुआ है, वहीं पर हम जो हैं। और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में आप बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, उसमें वृद्धि हो चुकी है, भौगोलिक खोजें हो चुकी है, समुद्री पार जो आपका व्यापार शुरू हो चुका है, आपके बाजार में बहुत ज़्यादा तीव्रता आ गई है, नए व्यापारिक संगठन खुल गए हैं, कितनी चीज़ों का उदय एक साथ हो गया है, तो प्रसार तो होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय जो आपके क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि शुरू हो गई थी, कैसे, इस काल में यहाँ पर ऐसी स्वायत्त शासी इकाइयों जैसे कि राष्ट्रीय राज्यों का बहुत ज़्यादा उद्भव हुआ, वो आपको मैंने बता दिया है कैसे हुआ। और इन इकाइयों अथवा क्षेत्रों के बीच व्यापार में नियमित और अधिक जो स्थायी संपर्क जो है कायम हो रहे थे, क्योंकि मार्ग बिल्कुल जो है आप कह सकते हो ना ईजी हो गया था। तो कह सकते हो कि नियमित भी थे, कॉन्टिन्यूटी में सारे काम हो रहे थे, आयात निर्यात हो रहे थे, संपर्क भी बन रहे थे, तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या क्या आता है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1500 के आसपास भूमध्य सागरीय क्षेत्र बिल्कुल आत्मनिर्भर थे, आपको पता लग गया है। सबसे प्रमुख क्या था, उत्तर इटली। इटली के नगरों में आपको आबादी बहुत ज़्यादा घनी मिल रही थी, व्यापार एकदम समृद्ध था। नगर आपको याद रखने हैं इटली के, वेनिस, जिनेवा, मिलान और फ्लोरेंस, ये 4 नगर है, नाम ध्यान रखने हैं। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो एक आया था दक्षिण फ्रांस और स्पेन, ये भी आपको याद रखना है, 2 देश, दक्षिण फ्रांस और स्पेन। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ये सभी चीज़ें शामिल थी व्यापार की, और जहाँ पर बड़े व्यापारिक नगर थे फ्रांस में, ये भी आपको याद रखना है। इस क्षेत्र से जो था व्यापार मार्ग पूर्व में एशियाई देशों और उत्तर में जो पश्चिमी यूरोप तक ये जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो बैकग्राउंड में ले जा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रगति हुई है।
और पूर्वी देशों से मसाले लाए जाते थे। वेनिस, जेनेवा, इन नगरों में ये मसाले स्थलीय मार्ग से उत्तरी यूरोप और समुद्री मार्ग से स्पेन ले जाते थे। ठीक है, ये स्थलीय मार्ग से कहाँ ले जाते थे? उत्तरी यूरोप तक। और समुद्री मार्ग से कहाँ ले जाते थे? स्पेन ले जाते थे। क्या ले जाते थे भाई? मसाले। ठीक है, इसमें आपको अनाज भी मिलता था, फल भी था, शराब भी थी, चीनी भी थी, मछली भी थे, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल थी। ठीक है, मध्य यूरोपीय क्षेत्र, उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है? इसमें दो क्षेत्र आपके हैं मध्य यूरोप के क्षेत्र में, एक तो जर्मनी है, एक फ्लैंडर्स है। ये क्षेत्र प्रमुख थे। इस क्षेत्र में 3 नगर हैं, ये याद रखने हैं आपको। एक तो है आग्सबर्ग, बर्ग आएगा पीछे बस, आग्सबर्ग, रिगन्सबर्ग और नुर्मबर्ग। ये 3 नगरों का विकास हुआ है मध्य यूरोपीय क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा अधिकाधिक बहुत अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मध्य यूरोप में ना चांदी और तांबे इन खनिज पदार्थों की कीमती खानें थी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा समृद्ध था, इसकी ज़्यादा पूछ थी। और इनका व्यापार भी धातु और धातु पात्रों पर आधारित था, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। 16वीं सदी में उस उत्पादन का विस्तार हुआ है और धीरे धीरे खनिज पदार्थों के विकास का जो केंद्र बन गया था वो बन गया था आपका एंटवर्प। क्या बनने लग गया था? एंटवर्प। और एंटवर्प में ही आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हद से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थापना हो चुकी थी और अन्य बहुत सी वस्तुएं यहाँ भी पहुँचने लग गई थी। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंटवर्प का आपने नाम ध्यान रखना है, इन तीनों नगरों के नाम ध्यान रखने हैं, कहाँ क्षेत्र प्रमुख थे ये याद रखना है, और किस क्षेत्र में थे, मध्य यूरोपीय क्षेत्र में, ये याद रखना है। अब बात करेंगे हम बाल्टिक सागर क्षेत्र में इस तरह कैसे प्रसार हो रहा था। इस क्षेत्र में आपके आते हैं स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी जर्मनी, उत्तरी पश्चिमी रूसी। तो याद एक बार आप लिख लेना, जैसे बाल्टिक सागर क्षेत्र ऐसे करके याद करना भाई, याद तो करने पड़ेगा ना आपको। बाल्टिक सागर क्षेत्र, फिर ये चारों ऐसे पॉइंट्स में लिख लेना, हो जाएगा याद। 15वीं सदी में जो है ये क्षेत्र यूरोप की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लग गया था। बिल्कुल, इसमें ना 2 प्रणालियाँ थी, एक तो थी स्थल मार्गीय, एक थी समुद्र मार्गीय। इन दोनों प्रणालियों में आपको रोज़मर्रा में काम आने वाली आपको वस्तुएं मिलेंगी। कौन कौन सी थी? अनाज हो गया, नमक, मछली, ऊनी कपड़ा, फर, इमारती लकड़ी, कोलातार, पटसन, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है इन सब चीज़ों का व्यापार होता था बाल्टिक सागर क्षेत्र में। ये आप सारे देश याद कर लेना। और जो उत्तरी यूरोप था, बाल्टिक क्षेत्र का जो उत्तरी यूरोप था ना, वो अन्न भंडार था। और पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और यहाँ से अनाज निर्यात बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और बदले में यहाँ के जो जमींदार पश्चिमी यूरोप से जो बना कीमती सामान होता था और आम उपयोगी की जो वस्तुएं यहाँ से खरीदते थे। याद हो गया? एक बार आप लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। अटलांटिक क्षेत्र में ऐसा क्या खास बात थी जो आपको याद रखना है? व्यापार की दृष्टि से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पूरी तरह जुड़ गया था, बाद में आया ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र है भाई? हॉलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये क्षेत्र थे। और यहाँ पर व्यापार की वस्तु में मछली, शराब, नमक, रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तु, ये सारी की सारी आती थी। अब बात करेंगे हम समुद्र पारीय व्यापार, जो समुद्र पार के थे। ठीक है, शुरू में स्पेन में और पुर्तगाल में इसने बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे से भाग लिया है। ठीक है, और जैसे ही वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की, उसके बाद क्या हुआ, पूर्वी देशों के व्यापार पर एकाधिक जो है अधिकार हो गया था। और इस पूर्वी देश के साथ व्यापार में डच और अंग्रेज भी आगे आ गए थे। ठीक है, ये वास्को डी गामा ने खोज की और पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार हो गया। साथ साथ में कौन आ गए भाई? डच और अंग्रेज भी आ गए हैं। और एशिया से ये देश मसाले, खास तौर पर जो काली मिर्च थी ना, ये पता होगा आपको, काली मिर्च और कपड़े का बहुत ज़्यादा आयात करते थे ये, और बदले में सोना चांदी ले जाते थे। और ये व्यापार बहुत ज़्यादा लाभकारी था, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो है स्पेन के कोलंबस ने जो है नई दुनिया की खोज की और समुद्र पारी व्यापार को आश्चर्य रूप जो है इन्होंने बढ़ा दिया। इसके बाद मुद्रा प्रणाली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बिल्कुल हुआ है। कैसे? सामंत प्रथा बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सामंतों का बोलबाला ख़त्म हो गया था। उस टाइम ये कह सकते हो कि मुद्रा का प्रचलन तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मुद्रा सामंत यूरोप में व्यापारिक क्रय विक्रय पूरी तरह बिल्कुल नहीं थी। और जब आपका आया भूमध्य सागरीय व्यापार आया, उसके साथ साथ जो है आपका क्या हुआ, मुद्रा प्रणाली का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से क्या हुआ, जैसे ही राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए, उससे मुद्रा प्रणाली को बहुत ज़्यादा बल मिला
बहुत सारे शासकों ने जारी किए, क्या किए, सिक्के जारी किए। और इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने मुद्रा प्रणाली में बहुत बहुत हद तक जो है सुधार किया, और अमेरिकी सोना चांदी की आमद ने मुद्रा के विस्तार को बल दिया। नई वित्त प्रणाली और आधुनिक बैंक भी हुआ कि जो आपकी मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी उसके साथ साथ आपकी जो व्यापारिक लेन देन थी उसमें जो नई वित्तीय विधियों का बहुत अच्छे से जो है प्रचलन हुआ। हुंडी, ऋण पत्र, विनिमय पत्र व्यापार किए ये जो है व्यापक रूप से ना स्वीकार किए जाने लगे कि हाँ ठीक है। क्रेडिट ट्रेंडिंग, साख व्यापार भी बढ़ने लग गया था। वित्तीय प्रणालियाँ जो इंट्रोड्यूस की जाने लगी उनकी डेवलपमेंट होने लगी। इसके विकास ने व्यापार वाणिज्य को बहुत अच्छा आसान बना दिया था, ठीक है। और नई वित्तीय प्रणालियों के विकास ने आधुनिक बैंक प्रणाली ने बहुत अधिक सहयोग जो है दिया है। शुरू में जो महाजन थे वो अपना धन कैसे करते थे, ब्याज पर देते थे, और धीरे धीरे इन महाजनों ने क्या किया, अपनी साख के बल पर यानी कि क्रेडिट ट्रेडिंग के बल पर आम लोगों से जो है ब्याज पर धन जमा कर इससे व्यवसायी को ब्याज देना शुरू कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। वितरण में भी परिवर्तन, बाजारों का विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वितरण में भी बहुत बहुत परिवर्तन दिखे हैं। जैसे पहले ना यूरोप में व्यापारिक मेले लगते थे, मेले का प्रचलन बहुत था। फिर आपका आया साप्ताहिक हॉट, ये लगने लगे साप्ताहिक हॉट बाजार, ठीक है। फिर उसके बाद मेलों में कमी आने लगी, ठीक है। और धीरे धीरे व्यापार और स्थायी बाजार बनने लगे तो उनमें उत्पादकता बढ़ गई, तो ये चीज़ भी हुई। वितरण में भी हुआ ना, पहले तो व्यापारिक मेले लग रहे हैं, फिर साप्ताहिक हॉट बाजार आ गया, फिर एक स्थायी बाजार ही बन गया है। आपको ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं लगी, ठीक है। तो वितरण में भी बहुत परिवर्तन दिखा है। संचार और परिवहन के साधनों में भी हमें बहुत ज़्यादा सुधार दिखा है। जैसे कैसे, डाक सुविधाएं सुधरने लग गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कृषि और उद्योग का रूपांतरण बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। व्यापार के विस्तार और बाजार के प्रसार ने भी कृषि और उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कृषि और उद्योग के रूपांतरण ने व्यापारिक क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और उसकी स्थापना, केंद्रों की स्थापना होने लगी। बाजार में जो उत्पादन की मांग थी वो भी जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना कर लेते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है शाम को ही अपलोड हो जाएगा, या रात को। तो इसमें वाणिज्य क्रांति के परिणाम ये करवाऊंगी मैं आपको, और स्टार्ट में यहीं से कर लूँगी। फिर वाणिज्यवाद, और फिर है आपका इसमें आपका जो है प्रभाव होगा लास्ट में आपके, ये अभी रहते हैं, ठीक है। प्रभाव और महत्व, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट होगा वो हम यहीं से डायरेक्ट ही स्टार्ट कर लूँगी। जैसे पहले मैं रिवाइज करवाती हूँ ना, तो अब रिवाइज नहीं करवाऊँगी। अगर आपको देखना है तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना, हाफ आवर की है, और शाम को भी हाफ आवर की बनेगी। तो ये चैप्टर आज की डेट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा है। अगर सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लाइक कर दो, ठीक है। लाइक सभी करके जाएंगे जो वीडियो को देख रहे हैं। शेयर आप मैक्सिमम करें। सब्सक्राइब अगर किसी ने अब तक नहीं किया है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। और जो भी बच्चा देखे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे कि आपकी रिवीजन के लिए कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्योंकि 4 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, बीए फाइनल 5th सेमेस्टर। तो एज ए रिवीज़न लीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है, मैं कहती हूँ कि अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो अब चैप्टर को रीड करें। अब जितना मैंने आपको पार्ट 1 करवा दिया है इसको रीड करो, ठीक है। पार्ट 2 जो है रात तक हर हालत में मैं ज़रूर डालूंगी। आज की डेट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, और नेक्स्ट चैप्टर भी जो है कल मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, शाम को मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।